हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं ये बाई फेस फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ज़्यादा नहीं फिर भी सात आठ वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें मैंने वीडियोस बनाई है बट रिकॉर्डेड बना रखी है ना। आई मीन टू से बाई फेस वीडियोस नहीं है। सो इस वीडियो में जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट वाज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, आपको पता है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक टॉपिक होता है। आई मीन चीजों को समझने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में समझने के लिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो केमिस्ट्री की फील्ड में, चाहे एकेडमिक लेवल ले लो या कॉम्पिटिटिव लेवल, सभी लेवल्स में रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेसिकली होता है क्या है ना, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था वो यूरिया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था वो यूरिया था, जिसको होलर ने एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर दिया था। ठीक है, जिसको होलर ने एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया था। तो उसी टाइप से जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन आइसोलेट किया गया था, तो सबसे पहले देखो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में बहुत सारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन है ना। जो भी इंटरमीडिएट से पहले यहाँ पे मैं कुछ इंटरमीडिएट्स लिख रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में आपको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले कार्बोकेटाइन, देन आपको पता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बो अनायन भी होता है, देन कार्बो अनायन और क्या होता है, देन फ्री रेडिकल भी एक इंटरमीडिएट है। ठीक हो गया, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। और भी इंटरमीडिएट होते हैं जैसे कि कार्बीन इंटरमीडिएट। और कार्बीन इंटरमीडिएट जो है ना प्रेजेंट टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि जो इंटरमीडिएट है वो आपका कार्बीन इंटरमीडिएट है। कार्बीन इंटरमीडिएट से बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन बनती हैं, जो मैं जब आपको कार्बीन पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन होती हैं। देन इंपॉर्टेंट वन इज नाइट्रीन इंटरमीडिएट। देन इंपॉर्टेंट वन इज बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो ये कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं। जब आप कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हो तो उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये इंटरमीडिएट यूज होते हैं। ठीक हो गया, कार्बोकेटाइन है, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। जिसमें से मैं बोल रहा हूँ कार्बीन और सेकंड वन इज नाइट्रीन, ये दोनों इंटरमीडिएट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, कार्बीन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट अपने आप में हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया, तो इसमें सबसे पहले मैं जो आपको स्टार्ट कर रहा हूं दैट वाज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट में स्टार्ट कर रहा हूं क्या है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। कि बेसिकली कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या है। ठीक हो गया, तो कार्बोकेटाइन जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर हुआ था वो यूरिया था। सेम एज जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन आइसोलेट किया गया था। ठीक हो गया, फर्स्ट आइसोलेट कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखना, फर्स्ट आइसोलेटेड कार्बोकेटाइन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड कार्बोकेटाइन वॉल। सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन आइसोलेट किया गया था, मैं बहुत बेसिक से चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक हो गया, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो गया कि आपके टॉपिक समझ में भी आ जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओ। सो दैट फर्स्ट आइसोलेट जो कार्बोकेटाइन किया गया था वो था ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। कुछ इस तरह से मैं इसकी मैकेनिज्म आपको करके दिखाता हूं कि किस तरह से कार्बोकेटाइन आइसोलेट किया गया था। तो देखो इस तरीके का ये कंपाउंड था हमारे पास जो कि फर्स्ट कार्बोकेटाइन आइसोलेट किया गया था। ठीक है, ये 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है एक कार्बन एटम से। ठीक हो गया, 3 फिनाइल रिंग्स आर देयर, 3 फिनाइल रिंग्स। ठीक है, बेंजीन रिंग है, तो टोटल 3 फिनाइल रिंग्स आर देयर। और यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, OH है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यहां पे मैं H पॉजिटिव ले रहा हूं, तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जैसे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से H पॉजिटिव पे अटैक करता है, सो दैट यहां पर OH2 बनेगा। बाकी जो फिनाइल रिंग है वो जैसी थी एज इट इज अभी वहीं पर लगी रही। फिनाइल रिंग जहां थी एज इट इज अभी वहीं पर लगी हुई है। OH ने इसको लिया, सो दैट ये क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव।
क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। अब आपको पता है कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सो दैट यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, तो यहां से क्या हो गया माइनस का H2O, और यहां से हमारा क्या बन गया ट्राइफिनाइल कह सकते हो, ट्राइफिनाइल कार्बोकटायन। तीन तीन फिनाइल रिंग है ना, तो तीन तीन फिनाइल रिंग, ट्राइफिनाइल कार्बोकटायन। कुछ इस तरह से यहां पर ये कार्बोकटायन का जनरेशन हो गया। तो ये था फर्स्ट आइसोलेट कार्बोकटायन, यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ये कार्बोकटायन अपना पहला कार्बोकटायन हमने बना दिया जो कि आइसोलेट हुआ था, फर्स्ट आइसोलेट कार्बोकटायन ये था। ठीक है, ये आपके सामने मैंने लिख दिया फर्स्ट आइसोलेटेड कार्बन। ठीक है, ये जो कार्बोकटायन सबसे पहले आइसोलेट किया गया था वो ये था। ठीक हो गया। अब या तो हम इसको क्या कहेंगे कार्बोकटायन, जस्ट सिंपल, और करके हम इसको कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं। कार्बोनियम, यानी क्या लिखो में कार्बोनियम आयन। तो अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आती है कि जो हम कार्बोनियम आयन बोल रहे हैं इसको मैंने नियम प्रीफिक्स यूज किया यहां पर। क्या यूज किया, एक नियम प्रीफिक्स यूज किया। सो बेसिकली होता क्या है ना, नियम प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नियम प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन नॉर्मल स्पीसीज, कोई भी नॉर्मल स्पीसीज होगी, अगर उसके आउटर सेल में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। नियम प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन नॉर्मल स्पीसीज, अब जब मैं स्पीसीज बोलता हूं ना तो स्पीसीज में आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नियम प्रीफिक्स इज यूज्ड व्हेन नॉर्मल स्पीसीज गेन more than one, gain one or more than one, gain one or more than one। ठीक है, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, वन और more than one electron than its valence electron, than its valence shell electrons। मतलब एक नॉर्मल स्पीसीज थी, उस नॉर्मल स्पीसीज में जितना भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर उस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से उसके पास एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तब हम उसमें नियम प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नियम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब कार्बोकटायन को कार्बोनियम आयन कैसे कह दिया, जरा देखो फिर अब कि कैसे कह दिया। जब आप कार्बन की बात करते हो, जब आप नॉर्मल कार्बन एटम की बात करते हो, तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 4। कार्बन के वैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में करो, बट इन दिस केस जब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, बट इन दिस केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जरा चेक करो। यहां से आप ये कार्बन एटम चेक करने जा रहे हो, कार्बोकटायन 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। दैट मींस टोटल यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और होते कितने हैं, 4। बट 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए नियम प्रीफिक्स यूज किया जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड नियम, कार्बोनियम आयन। ठीक हो गया, इतना चीज आपको क्लियर हो गया कि कार्बोकटायन को कार्बोनियम में नियम प्रीफिक्स क्यों यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अब आगे देखो, जब हम कार्बोकटायन पढ़ते हैं तो कार्बोकटायन बेसिकली अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कार्बोकटायन, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कार्बोकटायन is an electron deficient species। कार्बोकटायन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों है डेफिशिएंट स्पीसीज, क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज इट हैज ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट हैज ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो हमने लिख दिया कि कार्बोकटायन अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। मैं लिख सकता हूं कि दूसरा पॉइंट बना के लिखना चाहो तो दैट इज ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड,
ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, यानी कि कार्बोकैटायन का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीटेड नहीं होता है। ठीक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक हो गया, मैं कह सकता हूं दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की बात कर रहा हूं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बिहेव करेगा, बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं तो कार्बोकैटायन अपने आप में, जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल कार्बोकैटायन मैंने बनाया था, 3 फिनाइल रिंग उसके ऊपर लगी हुई थी ना, फिनाइल रिंग थी 3 फिनाइल रिंग लगी हुई थी यहाँ पर, और ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोकैटायन इज एन ट्राइवेलेंट, इज एन ट्राइवेलेंट स्पीसीज। ये अपने आप में एक ट्राइवेलेंट स्पीसीज होता है कि नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन से 3 बॉन्ड लगे हुए ना, और अगर इससे 3 बॉन्ड लगे हुए तो कैसा होगा, ये अपने आप में एक ट्राइवेलेंट स्पीसीज होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर यहां पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ना, तो ये भी बोल सकते हैं इट इज एन चार्ज स्पीसीज। ये अपने आप में कैसा है, चार्ज स्पीसीज होता है, क्योंकि इसके पास चार्ज प्रेजेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज एन चार्ज स्पीसीज। ये अपने आप में चार्ज स्पीसीज होता है। ट्राइवेलेंट है क्योंकि इससे 3 बॉन्ड बने हुए तो ट्राइवेलेंट स्पीसीज कह दिया, चार्ज है तो उसको चार्ज स्पीसीज कह दिया। दूसरी बात, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 6 है। सो उसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज एन डायामैग्नेटिक, इट इज एन डायामैग्नेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं ये लिख रहा हूं कि अगर इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर में ये अपने आप में डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज होता है। ठीक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ESR की बात करें, ESR जो होता है वो अपने आप में, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेसिकली अगर ये डायामैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रॉन स्पिन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो जनरली ESR इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, ESR इनएक्टिव होते हैं। सो इस लेक्चर में मैंने ज्यादा कुछ अभी डिटेल नहीं किया है, अभी जस्ट मैंने कार्बोकैटायन, फर्स्ट कार्बोकैटायन आइसोलेट क्या हुआ था, जस्ट आपको सिर्फ ये बताया है। ठीक हो गया। कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होता है, कैसे उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल को सॉल्व किया जाएगा, कैसे हम उसको डिटेल में समझेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। ये जस्ट फर्स्ट वीडियो था, जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो समझ सकते हो कि कार्बोकैटायन का एक जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है जो कि हर किसी बच्चे को मेनली पता होता है। तो इसमें जो मेनली पॉइंट होगा, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समझ में इतने अच्छे से आया हो, क्योंकि वो हो सकता है आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, और एक नियम प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। सो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो मैंने इस लेक्चर में आज डिस्कस किए हैं। आगे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आएंगे जिसमें मैं कार्बोकैटायन के जनरेशन को पढ़ाऊंगी, कैसे कार्बोकैटायन बनता है, देन उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या हो सकती है, उसका रीअरेंजमेंट कैसे होता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का फैक्टर, उन फैक्टर्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम उन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे और कैसे एग्जाम में उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो सारी स्ट्रेटेजी विद प्लान हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।